गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 में हिंदी ग्रामर बुक में एक्सरसाइज 2 जो हमने पढ़ाया था उसका ग्रामर पर्सन पहले फिलअप करना है। आप पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए और जिस तरह से हम कह रहे हैं उसी अनुसार आपको लिखना है। जैसे इनमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पेज नंबर 15 देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर अ ई उ। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है तो 1 नंबर यो हलंत, रो हलंत, लो हलंत और वो हलंत। अक्षौ किन दो व्यंजनों के मेल से बना ये पहले ही बताए थे। फिर इसमें सही ऑप्शन में करना है क हलंत जोर मूर्धन सो। स्रो किन दो व्यंजनों के मेल से बना है तो तालब सो हलंत जोर रो। 2 नंबर में आप टिक लगाएंगे। आगे बढ़िए। 2 नंबर में है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। क्या लिखेंगे? वर्णमाला कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। उसमें ह्रस्व आप भरेंगे। जब एक समान 2 व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें डैश व्यंजन कहते हैं। डैश में क्या भरेंगे? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और डैश अंतस्थ व्यंजन है, इसका लिखेंगे यो हलंत, रो हलंत, लो हलंत और वो हलंत। थोड़ा स्पेस देकर के लिखिएगा। आ अर्धचांद बिंदु जो हलंत, फो हलंत हिंदी भाषा में डैश व्यंजन में कौन सा व्यंजन है? गृहीत व्यंजन है। आप स्पेल गलत नहीं करेंगे। व्यंजनों का उच्चारण डैश की सहायता से किया जाता है तो वहां लिखेंगे स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर ये तो आप अपने से भर सकते हैं। 5 नंबर 6 नंबर बिल्कुल ही इजी है। आप पहले किताब को पढ़िए। किताब में आपका सारा प्रॉब्लम ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप सीधा आइए। यहाँ 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित मात्राएं लगाकर नए शब्दों को बनाइए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 7 नंबर का कैसे लिखेंगे? 7 नंबर का इस तरीके से लिखेंगे। नक दिया हुआ है तो आप मात्रा जोड़ दीजिए नाक। माल दिया हुआ है मात्रा जोड़ दीजिए माली। झाड़ दिया हुआ है लिख दीजिए झाड़ी या झाड़ू भी लिख सकते हैं। कला है तो उसमें आप एक आकार जोड़ दीजिए काला। उसी तरीके से कांप है आप चांद बिंदु भी दे सकते हैं। गाड़ है तो गाड़ी हो जाएगा। उसी तरह से मजदर है तो आप मजदूर लिख सकते हैं। उसी तरीके से कमजोर है तो आप कमजोर लिख देंगे। ठीक है। अब आ जाइए 8 नंबर में। वर्णों को अलग अलग करके बोलता है लिखने के लिए। अलग अलग करके किस तरीके से लिखेंगे? जैसे न्याय दिया हुआ है तो न्याय का लिखेंगे नौ हलंत जोर यो हलंत जोर आ जोर यो हलंत जोर ओ। ठीक है। उसी तरीके से ये तो क नंबर था। अब ख नंबर में आइए। ख नंबर में है अज्ञान। तो आप तो जानते हैं कि औ खुद एक मात्रा है। जोर जो हलंत जोर या हलंत जोर आ जोर नो हलंत जोर ओ। ये क्या हो जाएगा? अज्ञान। उसी तरीके से गौ नंबर लिखेंगे प्रसन्न। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो पौ हलंत जोर रो हलंत जोर ओ जोर सौ हलंत जोर ओ जोर नो हलंत जोर नो हलंत जोर ओ। ये हो गया प्रश्न। ठीक है। आगे फिर लिखेंगे घ नंबर में गीता। ये तो बहुत सिंपल है। गौ हलंत जोर दीर्घई जोर तो हलंत जोर आ। ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे पुत्र। अंग नंबर में पुत्र क्या लिखेंगे? प हलंत जोर हर्षऊ जोर तो हलंत जोर रो हलंत जोर ओ। पुत्र हो गया। उसी तरह से लास्ट है भाषा। तो भाषा का लिखेंगे भ हलंत जोर आ जोर मूर्धन्त सो हलंत जोर आ। ये क्या हो गया? भाषा। ठीक है। तो ये सारा चीज आप पेंसिल से भरेंगे। हम इसलिए लिखने के साथ बोलते भी हैं। आप अच्छी तरह से इसको भर लेंगे।
अब आगे आइए शब्द विचार, तीसरा चैप्टर शब्द। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा के प्रयोग के लिए भाषा के उचित रूप को जानना भी आवश्यक है। भाषा का निर्माण शब्दों के बिना असंभव है। शब्दों के निर्माण के लिए ध्वनियों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। तो आप सही परिभाषा क्या देंगे कि वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसी तरह से शब्द और पद में अंतर देखिए। जैसे कुछ शब्द हैं वृक्ष, घर, गांव, सूर्य, तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो पद कहलाएगा। और वाक्य में प्रयोग करते समय हमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, और वाक्य में ये आते ही लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्द का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अंतर। जैसे देखो, कुछ अशुद्ध शब्द है, रजत को काटकर सेब खिलाओ, ये तो गलत हो गया। सही क्या करेंगे? सेब काटकर रजत को खिलाओ, ये सही शुद्ध वाक्य हो गया। उसी तरीके से शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें 4 भेद हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यहाँ विदेशी है, विदेशज भी होता है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, अर्थात हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे किरण, वृक्ष, अग्नि, स्वप्न आदि। तद्भव है, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला। वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से थोड़ा रूप बदल कर बने हैं वो क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द बनेगा। जैसे अग्नि से क्या बनेगा? आग, दुग्ध से दूध, सर्प से सांप, ये सभी हो गया तद्भव। उसी तरीके से देशज है, भारत की जनजातियों में बोले जाने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले तथा संस्कृत के भिन्न भाषा परिवारों में से आए शब्द, ये देशज कहलाएगा। जैसे आप जो भी भाषा आप ग्रामीण भाषा बोलते हैं या घर में कोई भाषा बोलते हैं, वो आपका अपना भाषा है, इसको आप किस में लेंगे? देशज शब्द में लेंगे। विदेशी शब्द या आगत शब्द हो गया, जैसे सर पर हेड पहने, अंग्रेजी जींस पहनी, इत्र की पूरी शीशी है, खुशबू जिसकी सानी, फैशन की इस दौड़ में, कम कपड़ों की होड़ में, भारतीय कपड़े हो गए कम, आ गया नया फैशन, बदल गए सारे टेंशन। तो ये सभी जितने भी हैट, जींस, इत्र, खुशबू, फैशन है, ये सभी विदेशी शब्द हैं, अर्थात उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें जो है मुख्य रूप से 2 भेद है, मूल शब्द और यौगिक शब्द। तो मूल शब्द में कौन आ जाएगा? सामान्य मूल शब्द और रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द में आएगा सामान्य, यौगिक और योग रूढ़। मूल शब्द है, प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है, इसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मेज, कुर्सी, मकान, पंखा आदि, इन्हीं शब्दों को हम सामान्य मूल शब्द भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य मूल शब्द कौन कौन हो गया? जैसे रोटी, दाल, चावल, मेज, कुर्सी, जो हम लोग बोलते हैं। रूढ़ शब्द है, जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होने लगता है तो वह शब्द उस दूसरे अर्थ में क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। उदाहरण के लिए गधा, गधा शब्द का मूल शब्द है एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े ले जाता है। समझ में आ गया? उसी तरीके से आगे बढ़िए, यौगिक शब्द है, एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे हम मूल शब्द और मूल शब्द को जोड़ेंगे, घोड़ा जुड़ सवार, ये क्या हो जाएगा? घुड़सवार। उसी तरीके से यदि हम उपसर्ग में कोई मूल शब्द को जोड़ेंगे, बेजोड़ ईमान, क्या होगा? बेईमान या बेईमान। यौगिक शब्दों को सामान्य अथवा मूल यौगिक शब्द भी कहते हैं। अब योग रूढ़ देखिए, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है उसे योग रूढ़ कहेंगे। जैसे लंबा जोर उदर, सामान्य अर्थ क्या होगा? लंबे उदर वाला, अर्थात रूढ़ क्या होगा? गणेश। ठीक है। उसी तरह से अब देखिए, प्रयोग के आधार पर जो है वो शब्दों के भेद
प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं। इससे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। परंतु अव्यय शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उनके रूप में कोई परिवर्तन, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, तो वो यथावत रहते जैसे थे, तो उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अविकारी शब्द में कौन आएगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सभी अविकारी शब्द में आएगा। अब जो यहाँ है प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसमें एक चार्ट बना हुआ है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन आ जाएगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, इसका डिटेल हम फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसका दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा जाता है: एकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा होगा पर्यायवाची शब्द, जो आप पढ़ते भी हैं, विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द है कि ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, एकार्थी कहलाएगा। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा जो प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ देते हैं, वो क्या कहलाएगा? अनेकार्थी। उसी तरीके से पर्यायवाची शब्द है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे घर का, गृह, सदन, भवन, ये तीनों का अर्थ एक ही है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? घर। विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं। जैसे दिन का उल्टा क्या होगा? रात। शत्रु का होगा मित्र, जीवन का मरण, सुगंध का दुर्गंध। समझ में आ गया? सारा टॉपिक जो है वो आप ठीक से पढ़ेंगे। आप SW में लिखिए एक्सरसाइज 3 अच्छी तरह पढ़कर परिभाषा उदाहरण सहित याद करें। इतना काम आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डालेंगे कि आगे का क्या करना है। आप सारा पॉइंट को पहले पढ़िए, उसके बाद आप जब भरेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।